जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। देखते हैं साथियों, आज हमारी क्लास रहने वाली है मैथ पेडागोजी की, जो बीएड, बीटीसी, सीटेट, यूपीटेट सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन मैं चाहूँगा क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे सभी के पास हमारी क्लास पहुंच सके। देखते हैं दोस्तों, चलते हैं क्लास पर। साथियों, आज हमारा टॉपिक है गणित की भाषा, यानी टॉपिक का नाम है गणित की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें समस्या के समाधान का एक साधन है, यानी कि समस्या के गणित की भाषा क्या होती है। इस समस्या के एक समाधान का एक साधन होती है, और साधन किस प्रकार होती है वो देखते हैं। ये गणित की भाषा होती है और समस्या के समाधान के लिए एक साधन होती है। तो गणित शिक्षण में अध्यापक गणितीय संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए और विचारों को स्पष्ट करने के लिए साधारण बोलचाल की भाषा प्रयोग करता है। यानी कि गणित शिक्षण में जब कोई अध्यापक टीचर गणित पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय क्या करते हैं, वो गणितीय संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए, यानी गणित की संकल्पना होती है उनकी जानकारी देने के लिए और उनके विचारों को स्पष्ट करने के लिए, जो गणित की संकल्पना होती है उनके विचारों को स्पष्ट करने के लिए साधारण बोलचाल जो भी होती है उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा अनुभव को यथाक्रम अंतस्थ करने में सहायक होती है। भाषा क्या होती है, उनके अनुभव को यथाक्रम अंतस्थ करने में, यानी उनका जो अनुभव होता है उसको अपने उनके पढ़ाने के हिसाब से जो भी होता है उसमें उचित अपना अंतस्थ अपना प्रतिक्रिया वो करने में सक्षम होती है, जिससे अंततोगता प्रत्यक्ष साकार अनुभव की पुनरावृत्ति किए बिना कल्पना शक्ति से क्रिया करने की क्षमता उत्पन्न होती है। जिस भाषा से क्या होता है, उनका जो प्रत्यक्ष साकार अनुभव होता है उसकी पुनरावृत्ति, यानी उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, बिना पुनरावृत्ति किए ही उसकी जो उनकी पढ़ाने की क्षमता होती है उन्हें, यानी उनका जो पढ़ाने का मेन टॉपिक होता है क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, उसकी कल्पना शक्ति क्रिया करने की क्षमता उत्पन्न होती है। किससे? गणित की एक अपनी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उससे। गणित की संकल्पनाओं की शिक्षा देने के लिए प्रथम चरण में बालकों को प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि प्रथम चरण में बालकों को क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए प्रेरित किया जाता है। फिर साकार वस्तु हटा ली जाती हैं और उन्हें जो भी, यानी क्या होता है, फिर उनकी साकार वस्तुएं हटा ली जाती हैं। देखते हैं इसके बाद फिर क्या होता है, साकार जो वस्तु उनकी उनके सम्मुख रखी होती हैं उनको हटा लिया जाता है और फिर जो उनके अंदर ज्ञान निहित हो जाता है उस ज्ञान, यानी उसी निहित ज्ञान को उसमें प्रयोग किया जाता है। गणितीय भाषा के कुछ पक्ष या कुछ गुण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। गणितीय भाषा के कुछ गुण भी होते हैं जिनको प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखते हैं वो गुण क्या क्या होते हैं। जैसे गणितीय भाषा के गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला होता है, गणितीय भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नाम में अंतर करती है। गणितीय भाषा जो होती है किसी भी वस्तु या संकल्पना और उसके नाम में अंतर करती है। जैसे संख्या और संख्यांक, भिन्न और भिन्नात्मक संख्याएं या परमेय संख्याएं जो भी होती हैं, सब में क्या अंतर स्पष्ट करती है। कुछ साधारण भाषा के शब्दों का प्रयोग परिभाषित पदों के रूप में किया जाता है। कुछ साधारण भाषा होती है उसके शब्दों का प्रयोग परिभाषित जो भी पद होती हैं उसके रूप में किया जाता है। कई बार भिन्न संदर्भ में भी किया जाता है। जो गणित की साधारण भाषा होती है उसका भिन्न संदर्भ में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चर का प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों ही रूप में होता है। यानी चर दो होते हैं, एक होता है चर, एक दूसरा होता है अचर। चर का मतलब अज्ञात राशि और अचर का मतलब जो ज्ञात होती है पूरी तरह। तो
चर का प्रयोग क्या ये संज्ञा के रूप में भी किया जाता है और विशेषण के रूप में भी किया जाता है। शब्द मूल का प्रयोग समीकरण के मूल और वर्गमूल घनमूल आदि में होता है। ये शब्द क्या है? मूल। मूल क्या है? साधारण बोलचाल का शब्द है। इसका प्रयोग गणित में किया जाता है। जैसे किसी समीकरण के मूल निकालने, शून्यक या वर्गमूल, घनमूल, इन सब में मूल शब्द का प्रयोग हो रहा है। किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी एक विचार को हम अनेक प्रकार से नामांकित भी कर सकते हैं, इसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि योग को जोड़िए, यानी कि योग को जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या है संख्या लिख दिएगा, उससे कह देगा इस योग को जोड़ना है, जोड़िए, मान ज्ञात करना है, ऐसे भी आ सकता है। कुल कितने आदि वाक्यांश से संबोधित कर सकते हैं, यानी ये भी क्वेश्चन बनते हैं। संक्षेपण या नामांकन का प्रयोग करते हैं, यानी किसी गणितीय भाषा को हमें संक्षेप में लिखना हो, संक्षेपण में भी इसका गणितीय भाषा का प्रयोग होता है। यह प्रमाणित चिंतन में सहायता करती हैं। ये क्या, जो भी प्रमाणित चिंतन होता है उसमें भी सहायता प्रदान करती हैं, परंतु कभी कभी भी मानक रूप में नहीं होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मानक रूप में नहीं होती हैं और केवल संगणना की क्रियाविधि में, केवल क्या होते हैं, संगणना की क्रियाविधि में ही दिखाई देती हैं। केवल संगणना की क्रियाविधि में किसी चरण को बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहीं कहीं में क्या होता है, केवल संगणना या कहीं गणना करनी है, गिनती करनी है, उसी की क्रियाविधि में ही किसी चरण को बचाने के लिए, किसी को शेष छोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे ग्राम के लिए जीएम का प्रयोग सही नहीं है, यानी ग्राम हम लिखेंगे, ग्राम के लिए जीएम का प्रयोग सही नहीं लगता है, इसीलिए इसी प्रकार इसे सीएमएस का प्रयोग भी सही नहीं है, यानी कि सीएमएस है सेंटीमीटर्स, इसका भी प्रयोग सही नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल ग्राम के लिए केवल जी का मान, केवल जी प्रयोग करेंगे और सेंटीमीटर के लिए केवल सीएम का प्रयोग करेंगे, इसलिए इनको संक्षिप्त में लिख लिया जाता है। बहुधा नई विषय संक्रिया के अधिगम में सहायक चित्र या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी नई विषय संक्रिया होंगी उनमें क्या है, उनके अधिगम में यानी उनके सीखने में सबसे पहले सहायक चित्र, उनसे संबंधित जो भी चित्र होंगे, चित्रों का, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जोड़ने में हासिल की संख्या का अंक उचित स्थान पर लिखना, यानी कि बच्चे को जोड़ने सिखाना होगा तो उसी हिसाब से हमें उसे हासिल कहाँ से लेनी है, कहाँ जोड़नी है, उसे हमें चित्र द्वारा यानी संकेत द्वारा दर्शाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब समझ पाएगा। समीकरण के हल में, यानी ये इसका मतलब ये किसी समीकरण को हल करते हैं उसके बराबर उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए संकेत होता है, यानी जो भी समीकरण कर रहे हैं उसके बराबर इसका मान क्या होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4+5, अब इसका मान इधर हमने लिख दिया 9 लेके आना है। अब इसको फिर नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो इसके लिए ये एरो का चिन्ह आ जाता है, यानी कि यहाँ पे बीच में बराबर, यानी बीच में इक्वल टू चिन्ह आ रहा है, साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम आगे नहीं लगाएंगे, ये तो बीच में ही रहेगा, इसका हम दोबारा इस लाइन को दोबारा सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें इस एरो का चिन्ह लगाना पड़ेगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, इधर भी 9 हो गया, यानी कि LHS और RHS बराबर आ गया ये। तो ऐसे किया जाता है, यानी इसमें ये बताया गया है कि इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया जाता है जब कोई समीकरण है उसमें पहले से बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, उस समीकरण को दोबारा नई लाइन से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एरो का चिन्ह, ये एरो का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब इसकी जगह हम और इंग्लिश में और शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 5 मीटर इंटू 4 मीटर इक्वल टू दिया है 20 स्क्वायर मीटर, यानी 5 मीटर इंटू 4 मीटर, इसका यानी एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसका हमें यदि दोबारा नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा तो नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए इसे हमें इस एरो के इससे संकेत करना पड़ेगा, तभी 20 होगा, क्योंकि गुणक केवल एक संख्या हो सकती है। गुणक क्या होता है, केवल एक संख्या होती है, यह मूर्त नहीं हो सकती। ये सही विधि है 5 गुणा 4, यानी सही विधि क्या है, इसको ऐसे लिख देंगे 5 गुणा 4 और दोनों के आगे स्क्वायर मीटर इस तरह लगा देंगे। ये लिखने वैसे इसके तरीका होता है। गणित में प्रश्नों को हल करने में विचारों की शुद्धता और आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए
हल को विशेष विधि के अनुसार चरणों में लिखा जाता है। यानी कि गणित में प्रश्नों को हल करने में जो भी विचारों की शुद्धता होती है, आंकड़ों की शुद्धता होती है, जो भी मान दिए होते हैं उनको बनाए रखने के लिए हल को विशेष विधि के अनुसार, हल जो उसका हल निकल के आता है उसको किसी विशेष विधि से, किसी विशेष विधि के अनुसार उसे उसी के अनुसार से चरणों में लिखा जाता है। जो भी नियम के चरण होंगे उसी चरण में क्रम बाई क्रम लिखना पड़ेगा। अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना एक व्याकरण है। यानी कि अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। इसमें भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाई जाती हैं। गणित की भाषा में भी संज्ञा पाई जाती हैं, क्रिया पाई जाती हैं, विशेषण पाए जाते हैं। इन सब का प्रयोग गणित की भाषा में भी होता है। गणित की भाषा के मुख्य गुण हैं, यानी गणित की भाषा के मुख्य गुण क्या क्या हैं? शुद्धता, यथार्थता, यानी जो भी मान होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। यथार्थ यानी संभव होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। इसकी तुलना में साधारण भाषा अस्पष्ट, अनिश्चित और भाव प्रेरक हो सकती है। इसकी तुलना से अब देखा जाए, तुलना की जाए तो तुलना में क्या होगा, इसकी साधारण सिंपल लैंग्वेज होगी वो अस्पष्ट हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी और भाव प्रेरक भी हो सकती है। गणित में परिभाषाओं को व्यक्त करने में भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणित में परिभाषाएं होती है उनको व्यक्त करने के लिए भाषाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए भाषाओं का। एक अच्छी परिभाषा में निम्न गुण आवश्यक होती हैं। एक अच्छी परिभाषा में भी उनका निम्न जो गुण होता है वो भी आवश्यक है। परिभाषा विश्वसनीय, संगत होनी चाहिए, यानी विश्वसनीय होनी चाहिए, इसमें विश्वास किया जा सके। अर्थात प्रणाली की सभी संभव परिस्थितियों में उससे समान अर्थ निकाले जा सकें। यानी कि जो भी उसकी प्रणाली है उसे करने की उससे सभी संभव उसके मान निकाले जा सकें। परिभाषा में केवल अपरिभाषित या पूर्व परिभाषित पद ही नहीं परंतु उसमें उपपद और प्रयोजक भी होने चाहिए। यानी परिभाषा में केवल ऐसा अपरिभाषित मान नहीं होना चाहिए या कोई पहले से परिभाषित पद ही नहीं होना चाहिए, यानी वो भी होने चाहिए लेकिन ये नहीं केवल वही होना चाहिए। उसके अलावा उसमें उपपद, जो भी हमारा मान निकल के आ रहा है हमें कहाँ से कल करना है वो उपपद होना चाहिए और उनका प्रयोजक भी होना चाहिए। प्रयोग करना तो उसका प्रयोग भी होना चाहिए। परिभाषा की अभिव्यक्ति अनावश्यक भाषा के बिना स्पष्ट और विशुद्ध होनी चाहिए। यानी परिभाषा की जो अभिव्यक्ति होती है वो अनावश्यक भाषा के बिना, यानी कोई उसमें अनावश्यक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसके बिना स्पष्ट होनी चाहिए और विशुद्ध होनी चाहिए। विशुद्ध का मतलब शुद्ध, शुद्ध का ही रूप है विशुद्ध, ये नहीं कि यानी अशुद्ध, अशुद्ध का विक्रम विपरीत है विशुद्ध, अशुद्ध का विलोम हो जाएगा विशुद्ध। तो शुद्ध के लिए कहा गया विशुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्ध मान होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। देखते हैं इसके बाद देखते हैं गणितीय भाषा का ज्ञान अर्जन में उपयोग। यानी गणितीय भाषा के ज्ञान अर्जन में उपयोग कहाँ होता है? ज्ञान अर्जन करने में, ज्ञान को सीखने में कहाँ गणितीय भाषा का उपयोग होता है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित की अपनी एक अलग भाषा है। यानी गणित की एक अपनी अलग भाषा होती है जिसमें गणित पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र तथा संकेतों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अभी हमने जो पढ़ा है सबसे हमें स्पष्ट निकल के आ रहा है कि गणित की भी एक भाषा होती है। इसमें क्या गणित के पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, संकेत होते हैं, जिससे मिलकर एक गणित की भाषा बनती है। इसका ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार पर निर्भर होता है। गणित का ज्ञान कैसा होता है? निश्चित होता है और ठोस आधार, इसका आधार कैसा होता है? ठोस होता है, उस पर निर्भर होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित में प्रदत्तों अथवा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाली जाती है। यानी कि गणित में जो दिए हुए संख्यात्मक जो सूचना होती हैं उन सूचनाओं के आधार पर ही हमें कोई संख्या का निष्कर्ष है उसका मान निकाल सकते हैं। वस्तुतः गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। यानी कि गणित की प्रकृति कैसी है? सबसे सुदृढ़ यानी कठोर है, निश्चित है, जिससे विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। जिससे क्या है, विद्यालयों में यानी प्रारंभिक कक्षाओं में भी गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।
विश्व में क्या है, ज्ञान का अथाह भंडार है। ज्ञान में बहुत, यानी विश्व में देखा जाए तो ज्ञान, यानी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जहाँ देखेंगे हर हर किसी के पास अपना नया कोई ना कोई ज्ञान बताता रहेगा, यानी किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है। इस ज्ञान का भंडार दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ज्ञान के भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि ही हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, यानी ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए। यानी कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, महत्वपूर्ण ये है कि ज्ञान प्राप्ति कैसे करनी है, उसका तरीका, यानी कैसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। हमें ऐसा ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा ज्ञान सीखना चाहिए जो हमें आगे भविष्य में काम दे सके, उपयोगी आ सके और लाभप्रद सिद्ध हो सके। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जब वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सके। यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी होगा, कब होगा, जब वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उचित प्रयोग करे। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति की एक मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। यानी किसी ज्ञान का जो उचित उपयोग करने से क्या है, व्यक्ति की मानसिक शक्तियों पर निर्भर है। जैसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति होगी उसी आधार से वह अपना ज्ञान उपयोग करेगा। तो ये तो रही हमारी पेडागोजी, लेकिन इसमें देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो देखते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है। यानी गणित को बेहतर होने के लिए, गणित को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता रहती है, ये है। यानी गणनाओं में प्रवीणता की आवश्यकता होगी, अमूर्त चिंतन में और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्या को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता होगी। यानी गणनाओं की प्रवीणता हो जाए तो क्या उससे सभी आवश्यकता पूरी हो जाएंगी, नहीं हो पाएंगी। अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने, यानी गणित क्या कहता है, उसे सूत्रबद्ध करना चाहिए, नियमबद्ध करना चाहिए। यही क्या है, यही इससे क्या गणित, यही हमारा गणित महत्वपूर्ण और बेहतर बनता है। सूत्र याद करने से कुछ नहीं होता है, केवल सूत्र याद करने से कुछ नहीं होता है, और केवल हल को याद करने से कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है, संख्याएँ चेंज होती रहती हैं। सूत्र याद करने से, यानी सूत्र याद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं केवल सूत्र याद करने से, याद करने से कुछ नहीं होगा, या केवल हल को याद करने से कुछ होता ही नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। गणित की प्रकृति और संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। यानी गणित की प्रकृति में और संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है, ये बतानी है हमें, कौन सी विशेषता नहीं है। तो गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, यानी गणित की विषय वस्तु में क्या सामंजस्यता है। दूसरा ऑप्शन है, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की सभी शाखाएं होती हैं उनका मूल आधार समुच्चय सिद्धांत की भाषा है। तीसरा ऑप्शन है, गणित की भाषा सांकेतिक है। चौथा है, गणित के निष्कर्ष निश्चित तथा तर्कसंगत होती हैं। यानी गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होती हैं। तो इसमें देखना है इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, ध्यान ये देना है। वो ऑप्शन, यानी क्वेश्चन पूछा क्या है, नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है। इसमें नेगेटिव पूछा है, नहीं है, यानी कौन सी विशेषता नहीं है। इसका मतलब कोई 3 विशेषता है। यानी गणित की विषय वस्तु कैसी है, सामंजस्यता है, कैसी है, उसमें सामंजस्य क्षमता होती है गणित की भाषा में विषय वस्तु। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, नहीं। यानी सभी शाखाओं नहीं है, कुछ शाखाओं का ऐसा होता है, जैसे बीजगणित हो गया यानी अलजेब्रा, उसमें होता है समुच्चय सिद्धांत का वो बन जाता है, लेकिन यानी सभी गणित की सभी शाखाओं में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सभी शाखाओं के लिए कह रहा था, यही इसका ऑप्शन गलत हो गया। गणित की भाषा सांकेतिक है, यानी गणित की भाषा कैसी है, सांकेतिक है, सही है, सही कह रहा है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, सही कह रहा है। यानी गणित के निष्कर्ष निश्चित भी होते हैं और तर्कसंगत भी होते हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा थर्ड ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन सही है। मैं पूछा कौन सा, गलत वाला पूछा है,
गलत वाला पूछा तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन ही गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव इसका आंसर देना है। देखते हैं नेक्स्ट। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? यानी कि गणित विषय में होने वाली जो संक्रियाएं होती हैं वो गणनाएं और सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, ये कैसी प्रक्रियाएं हैं, ये कैसी हैं? यानी हमें कोई समस्या करने के लिए संक्रिया बनानी है, कोई गणना करनी है, गिनती करनी है, कि सिद्धांतों का अध्ययन करना है, सीखना है, उसमें ये कैसी क्रिया है? मानसिक है या मौखिक है या लिखित है या इनमें से कोई नहीं है? यानी कि मौखिक तो होगी नहीं, एवं मौखिक से क्या होता है? मौखिक यानी संक्रियाएं, संक्रिया मतलब ये लिखने से, एक तरह से लिखने से स्पष्ट होता है, यानी लिखना यानी अपने माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए कॉमन, तो संक्रियाएं में भी हमें मानसिक योग्यता होनी चाहिए, गणना करने के लिए मानसिक योग्यता होनी चाहिए, और सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए मानसिक योग्यता ही होनी चाहिए। तो किस किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ये मानसिक क्रिया है। कैसी है? मानसिक। न तो केवल लिखित है और न ही ये मौखिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। यानी गणित शिक्षण में क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विशिष्टीकरण का। यानी कौन सा उदाहरण है? गणित शिक्षण में कौशल यानी कौशलात्मक उद्देश्य विकसित करने के लिए विशिष्टीकरण, कौन सी विशेषता सबसे अधिक है, ये देखना है। यानी गणना करना, निष्कर्ष निकालना, या गणितीय आकृतियाँ बनाना, या इनमें से कोई नहीं। यानी कौशल, कौशल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी कौशल, कौशल शब्द का मतलब यानी आप अपना कितना कितना विचार प्रस्तुत कर सकते हो, अपना कितना, अपनी मानसिक योग्यता, मानसिक क्षमता कितनी विकसित कर सकते हो, वो होता है कौशल। तो यानी उसकी विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन सा है? केवल गणना करना नहीं है। गणना तो करना, तुमने कुछ भी संख्या लिख दी, उसका अपनी तरफ से चाहे गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, वो क्या है? गणना कर रहे हो। वो कोई ऐसा खास एग्जाम्पल नहीं है। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष कब निकलेगा? उससे पहले हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब निष्कर्ष निकलेगा। तो ये निष्कर्ष करना भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? गणितीय आकृतियाँ बनाना है। यानी गणित की जो भी आकृतियाँ हैं, आकृतियाँ तभी बना पाओगे जब तुम्हारे अंदर कौशल का विकास होगा, कौशलात्मक उद्देश्य तुम्हारे अंदर होगा, तभी आप उसे गणितीय आकृतियाँ बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है। यानी गणित की भाषा का अंग कौन सा है? सूत्र है, या संख्या है, संख्यांक चर है, या संकेत है, या सभी है? कौन सा है? यानी गणितीय भाषा का अंग, हमें पता है गणितीय भाषा का अंग, गणित में सूत्र भी आते हैं, संख्या, संख्यांक के चर भी आते हैं, संकेत भी आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सभी। ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। गणितीय भाषा का स्वरूप है। गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है? जोड़ है, घटाव है, गुणा है, ये सभी है। यानी गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है? गणितीय भाषा में जोड़ना भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है, और इसका मतलब क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। यानी कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन किसने कहा है? स्किनर ने, या जीन पियाजे ने, या आर्यभट्ट ने, या रॉजर बेकन ने? किसने कहा है? ये कहा है रॉजर बेकन ने। रॉजर बेकन ने कहा है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार या कुंजी है। यानी विज्ञान का ही प्रवेश द्वार है। यानी जब तक गणित की आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक विज्ञान की नॉलेज करना असंभव हो जाएगा। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? यानी बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए एक शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, या गणित कक्षा में संचालन की योग्यता होनी चाहिए, या विज्ञान शिक्षण, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, या उपयुक्त सभी? यानी कि सभी सही है। यानी गणितीय उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए, गणित कक्षा संचालन की योग्यता भी होनी चाहिए, हमें कैसे गणित कक्षा संचालन करनी है, गणित को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे किस विधि से पढ़ाना है, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। देखते हैं नेक्स्ट।
गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? गणित की भाषा और प्रकृति अन्य विषयों की तुलना में कैसी है? अधिक कमजोर तो है नहीं है, ना अधिक लचीली है। कैसी है? गणित की भाषा अधिक सुदृढ़ है। कैसी है? सुदृढ़ यानी कठोर है। एक तरह से निश्चित कह सकते हैं। ये न तो कभी बदलती है, जैसी है गणित जैसा है वैसा ही रहता है। उसकी भाषा भी जो है वही रहती है, कभी कहीं चेंज नहीं होती है। यानी विश्व में कहीं भी चले जाओ, गणित की जो भी भाषा है हर जगह सेम मिलेगी, कोई बदलाव नहीं मिलेगा। इसलिए गणित की भाषा कैसी? सुदृढ़ है। गणित की भाषा का महत्व है, यानी गणित की भाषा का महत्व क्या है? शारीरिक कौशल के विकास में, या संप्रेषण कौशल के विकास में, या तर्कात्मक कौशल के विकास में, या ऑप्शन ए एवं 3 सही है। तो इसमें देखेंगे संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल क्या होता है? संप्रेषण का मतलब अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करना, अपने वचन किसी को विचार सुनाना, बताना, दूसरे के विचारों को सुनना, ये संप्रेषण होता है। लेकिन इस बात का संप्रेषण का इस मैथ में कोई लेना देना नहीं है। मैथ की गणित की भाषा में संप्रेषण का कोई महत्व नहीं है, यानी संप्रेषण का कहीं बात नहीं हुई है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखते हैं शारीरिक कौशल के विकास में। तो शारीरिक कौशल क्या होता है? यानी हमें शारीरिक कौशल, हमें किस प्रकार से अपने जो भी विचार है उनको व्यक्त करना है, यानी अपने लिखित रूप में संकेतों में कैसे हमें प्रयोग करना है। अपनी दिनचर्या बनाना है, दिनचर्या सुबह से शाम तक क्या करते हैं, दिनचर्या को अपने यानी गणितीय कैलकुलेशन द्वारा हम यानी कितना पानी पी रहे हैं, कितना भोजन खा रहे हैं, और कितना अपना मतलब जो भी दिनचर्या होती है उसकी गिनतियाँ गणना की जाती है। वही सब क्या है? शारीरिक कौशल होता है। तो उसमें क्या है? इसमें गणित की भाषा का बहुत प्रयोग होता है। तर्कात्मक कौशल यानी तर्क करने में भी गणित की भाषा तर्कात्मक तो है ही पहले से ही, ये आपको सभी पता होनी चाहिए। गणित की भाषा कैसी है? तर्क संगत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 1 और 3, यानी कि 4th ऑप्शन। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसमें नेगेटिव आंसर पूछा है, कौन किसको सम्मिलित नहीं करते हैं। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं करते हैं? तो गणितीय भाषा में गणितीय सिद्धांतों को भी प्रयोग करते हैं, सम्मिलित करते हैं। गणितीय संकेतों का भी सम्मिलित करते हैं, और गणितीय पदों को भी सम्मिलित करते हैं। तो पूछा क्या है? किसको नहीं करते हैं? इसका मतलब सभी गणित की भाषा में सम्मिलित किए जाते हैं। इसका तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट पूछा है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? जो भी दिया गया है, दिए गए विकल्प उनमें देखेंगे कौन सा विकल्प ऐसा है इसमें गणित की भाषा की झलक दिखाई दे रही है। राम और सीता जा रहे हैं, इसमें ऐसा कोई है गणित का? इसमें गणित से स्पष्ट हो रहा है? कुछ नहीं से स्पष्ट हो रहा है कि राम और सीता जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे होंगे, यानी वनवास जा रहे होंगे, या कहीं भी वनवास से अपने घर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। तो राम और सीता जा रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो इसमें गणित का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। श्याम हापुड़ जा रहा है, इसमें केवल जगह का नाम दिया है, जगह का नाम तो दिया है, लेकिन क्या इसमें गणितीय भाषा का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर, कितनी? 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। तो 10 किलोमीटर ये क्या है? 10 क्या है ये गणितीय भाषा का है। ये गणितीय भाषा का क्या संकेत है? गणितीय भाषा का संकेत आएगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं, इसका मतलब इसमें भी कोई गणित की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं, दोनों मतलब ये यहाँ पे गणितीय शब्द नहीं है, ये क्या, ये तो हिंदी का ही शब्द है दोनों, इसमें गणित का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। यानी गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए, आंकड़ों की जो भी शुद्धता होती है उसको बनाए रखने के लिए हल को किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? किसी भी तरीके से लिख सकते हैं क्या? किसी भी तरीके से कैसे लिख लेंगे? उसका कोई नियम होगा, कुछ सिद्धांत होगा, उसी के अनुसार लिखेंगे। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, यानी किसी एक विधि को लेकर चलेंगे, उसी विशेष विधि के अनुसार उसके जो चरण होंगे उसी चरणों में लिखा जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसी में क्या है उसी के अनुसार हमें किसी एक विशेष विधि के अनुसार इसमें उसके चरणों के अनुसार हमें करना पड़ेगा। ज्ञात तरीके से, ज्ञात मतलब क्या अपने तरीके से कर लोगे, अपने तरीके से नहीं कर सकते।
इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का गणित का सेशन। ऐसी ही गणित की रेगुलर क्लास यानी सीटेट, यूपीटेट, बीटीसी, बीएड जो भी स्टूडेंट हैं, आपको जो भी क्लास करनी है उसी क्लास के अनुसार आपको यानी सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स भी यानी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दी जाएंगी। रेगुलर क्लास करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।